Dear students, in the earlier lecture, we were talking about certain voice conditions which we know as voice disorders, और उसके अंदर हमने vocal abuse का जिक्र किया, हमने कुछ localized factors का जिक्र किया जिसमें कि nodules का हमने जिक्र किया, हमने अल्सरेशन का जिक्र किया और इस तरह की और कंडीशन जिनके अंदर लोकलाइज्ड एलिमेंट्स की वजह से वॉइस की जो परसेप्शन है या वॉइस की जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज होती थी. Let's talk about some psychological conditions और there are certain psychogenic conditions जो कि नॉन ऑर्गेनिक होती हैं नेचर. सो जब कभी भी हमें नॉन ऑर्गेनिक का मतलब समझ आ जाए कि देर इज नथिंग रॉन्ग विद द ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स एज फार एज दे आर कंसर्न, जैसे कि नोड्यूल्स के सूरत में एक ऑर्गेनिक कंडीशन थी, लोकलाइज्ड फैक्टर के केसेस में एक लोकलाइज्ड कंडीशन थी. एएलएस, एमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस हो जाए, पार्किंसंस हो जाए, इनके अंदर नर्वस सिस्टम की कंडीशन थी, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस थी, कोई चीज रिस्पॉन्सिबल थी आवाज के डिसऑर्डर के लिए. लेकिन साइकोजीनिक फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पर ना तो कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ना कोई लोकलाइज्ड एलिमेंट्स हैं जो कि वॉइस को डेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हैं आपकी इमोशनल या साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स. तो जैसे कि पहले भी बताया गया था कि वॉइस एक हमारा वोकल बिहेवियर है जिसका ताल्लुक हमारे इमोशंस के साथ है, हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड के साथ है, हमारी फिजिकल वेल बीइंग के साथ है. एट टाइम्स जब ये चीज़ें कंप्रोमाइज होती हैं तो हमारी वॉइस के अंदर वेरिएशन आना शुरू हो जाती हैं, और वॉइस की ये वेरिएशन जो है हमें साइकोजेनिक वॉइस डिसऑर्डर्स के तौर पर नज़र आती है. बिल्कुल इसी तरीके से हमने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि ऐसे लोग जिनके अंदर पर्सनैलिटी या साइकोलॉजिकल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके अंदर अमूमन आवाज़ के मसाइल जो हैं या वॉइस डिसऑर्डर्स जो हैं जो कि साइकोजेनिक ओरिजिन के हैं वो आपको नज़र आ सकते हैं. इसके अंदर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल बाज़-औक़ात आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं वॉइस को यूज़ करने का. बाज़-औक़ात आपकी एंग्जाइटी और आपकी जो वल्नरेबिलिटी है वो आपको अफेक्ट करती है और अपना वोकल कंट्रोल्स आप लॉस कर सकते हैं. बिल्कुल इसी तरीके से कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस भी हैं जो कि जैसे कि मेंशन है लाइक कैंसर बीइंग रॉब्ड और रेप्ड, एंड इस किस्म की जो इमोशनल सर्कमस्टांसेस हैं जो कि आपको सीवियरली अफेक्ट करती हैं इमोशनली, ये वाली कंडीशन भी बाज़ औक़ात आपके वोकल एक्सपीरियंसेस को मुतासर करती हैं और आप अपना वोकल यूज़ के बारे में इतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते. सो कहने का मकसद ये हुआ कि ये नॉन ऑर्गेनिक फैक्टर्स हैं, द ऑर्गन्स आर वंडरफुली वेल प्लेस्ड, लेकिन जो उनकी यूटिलाइजेशन थी वो तो आपकी अपनी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ थी, वो आपका इमोशनल और फिजिकल वेल बीइंग थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके कंप्राइज होने की वजह से आप उन अच्छे अपने ऑर्गन्स का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे. सो दीज आर साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल ट्रिगर्स. जैसे कि पहले जिक्र किया गया बहुत सारी साइकोलॉजिकल कंडीशन है. अब साइकोपैथोलॉजी इन विच द साइकी इज अफेक्टेड, the person is unwell and the person is suffering from stress, he is suffering from anxiety and depression. अब ये सारी की सारी कंडीशन देखें तो आपको नजर आएगा कि ये मूड डिसऑर्डर्स की वेरिएशंस है. अब मूड डिसऑर्डर जब इस किस्म का हो कि एक इंसान को एक सीवियर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसकी वजह से उसके जो कंट्रोल्स हैं वोकल कंट्रोल्स वो मुतासर हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल देखें इसमें मेंशन्ड है acute stress disorder. Acute stress disorder within 1 month of having a traumatic experience, exaggerated startle responses, motor restlessness can be reflected in voice. अब इसके अंदर होता क्या है कि जब ये कंडीशन अराइज होगी स्ट्रेस वाली तो उसके नतीजे में आपके जो वोकल बिहेवियर है वो स्ट्रांगली कंप्रोमाइज हो जाएंगे और आप एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्सेज जो हैं वो देना शुरू कर देंगे. फॉर एग्जांपल आप की आवाज के अंदर न सिर्फ ये कि कंट्रोल खत्म हो गया बल्कि ये भी हो सकता है कि आप आवाज निकाल ही ना सकें, हाँ बिल्कुल ही एफोनिक हो जाए. और ये भी हो सकता है कि आवाज की पिच फ्लक्चुएट करना शुरू कर दे. आवाज की पिच का ताल्लुक आपको याद हो तो हमने जिक्र किया था कि एडक्शन का जहां ताल्लुक है वहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच ऑफ द वोकल कॉर्ड के साथ भी इसका ताल्लुक है. तो जब ये सारी चीजें इकट्ठी कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाए तो नतीजे में आपका वोकल बिहेवियर जो है वो बदल जाएगा. बिल्कुल इसी तरीके से जनरलाइज्ड एंजाइटी जो है, अब एंजाइटी इज कंडीशन जो कि आपको अफेक्ट करती है और आपकी हार्ट बीट, आपका पल्स रेट, आपकी रेस्पिरेशन, तमाम ही चीज़ों को वो अफेक्ट कर रही है और आपकी बॉडी की जो सोमैटिक फंक्शंस है उनको वो अफेक्ट कर सकती है.
लिहाजा इसके नतीजे में मसल टेंशन होगी, ट्रेमलिंग होगी, ट्विचिंग होगी, और इनके साथ साथ जहाँ ये फिजिकल सिम्टम्स हैं, जब आप बोलेंगे तो आवाज के अंदर ट्रेमर्स आना शुरू हो जाएंगे, वॉइस ब्रेक्स आना शुरू हो जाएंगे। अब दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। ना न्यूरोलॉजिकल कंडीशन थी आपकी, ना लोकलाइज फैक्टर्स थे आपके, बल्कि जो कंट्रोल्स हैं वो इसलिए खराब हो रहे हैं कि बिकॉज यू आर थॉरली सफरिंग फ्रॉम एन एंग्जाइटी कंडीशन, जिसकी वजह से आपके जो मसल कंट्रोल्स हैं वो खत्म होते चले जा रहे हैं और आपकी बॉडी जो है वो रिजिड होती चली जाती है। तो जहां पर स्पैज्म आएगा, जहां पर ओवर रिडक्शन हो जाएगी, वहां पर वोकल कंट्रोल्स आपके डैमेज हो सकते हैं, और कभी वो ट्रेमर्स की शक्ल में आपको नजर आएंगे, कभी वॉइस ब्रेक्स, और कभी कभी कंप्लीट एफोनिया की सूरत में भी ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कन्वर्जन रिएक्शंस, सो जहां पर फिजिकल सिम्टम्स और डिफेक्ट रिजल्ट फ्रॉम सीवियर एंजाइटी और स्ट्रेस, सो जिस्मानी तौर पर भी सिम्टम्स एंजाइटी अपने आप को प्रेजेंट करती है, स्ट्रेस या एंजाइटी जिस्मानी फिजिकल सिम्टम्स की सूरत में भी नजर आती है। फॉर एग्जांपल, फलानी जगह दर्द है, फलानी जगह दर्द है, दिस मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, दिस मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ द एंग्जाइटी दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम, और आपको जगह जगह जो है तकलीफ का एहसास होगा। सेम इज द केस आपके गले में भी ऐसा ही हो सकता है कि आपके गले में दर्द है, जी मुझसे बोला नहीं जा रहा, दिस इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन। और बिल्कुल इसी तरीके से कैन रिजल्ट इन अ लॉस और डिसऑर्डर वॉइस एज वन वैरायटी ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या है कि प्रॉब्लम बॉडी की किसी और जगह पर है और वो अपने आप को रिप्रेजेंट कहीं और पे कर रही है। दर्द तो मेरा बाजू में है कि मेरा बाजू टूट गया, लेकिन इसके कन्वर्जन के रिएक्शन के तौर पर मैं एंग्जाइटी में गया, स्ट्रेस में गया, नतीजा ये हुआ कि मैं अपनी आवाज को वैसे नहीं यूज कर पा रहा। सो दिस मे बी अ कन्वर्जन ऑफ द फिजिकल पेन समवेयर एल्स, किसी और जगह पर, उस पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ इसका ताल्लुक नहीं रहा, बल्कि किसी और जगह का दर्द किसी और जगह पर रिप्रेजेंट हो रहा है। दिस इज कन्वर्जन। सो ये कन्वर्जन जो है ये बाज़ का जनरलाइजेशन की फॉर्म में भी नजर आएगा आपको, जब आपकी पूरी बॉडी ही आपको इन्वॉल्व नजर आए किसी कंडीशन के अंदर। इनसे मिलते जुलते दो और कॉन्सेप्ट हैं जिसको वोकल टिक्स या टॉरेट्स डिसऑर्डर कहा जाता है। वोकल टिक्स के अंदर क्या होता है कि वोकल टिक्स के अंदर एक सडन रैपिड रिकरेंट वोकलाइजेशन होती है। बात करते करते आवाज एकदम ऊंची हो जाती है और बात करते करते एकदम आवाज नीचे हो जाती है। कोई खास साउंड्स हैं जो कि टिक करती हैं, नॉर्मल रेंज से बाहर चली जाती हैं, फिर वो नॉर्मल रेंज में आ जाती है, फिर बिलो नॉर्मल रेंज चली जाती हैं। लिहाजा ये साउंड्स हैं, या आपके खामोशी से आप बैठे हैं और ग्रंटिंग साउंड्स आपकी होना शुरू हो जाए। आप खामोशी से बैठे हैं और आप के गले से आवाज निकल जाए जो आपके कंट्रोल में नहीं, दीज आर टिक्स। और बिल्कुल टॉरेट्स जो है वो भी ऐसा ही है। सॉरी, टॉरेट्स भी ऐसे ही कि वोकल टिक्स अकरिंग साइमल्टेनियसली विद अदर मोटर टिक्स अफेक्टिंग द हेड, टॉर्सो एंड एक्सट्रीमिटीज। टॉरेट्स क्या है? टॉरेट्स भी वोकल टिक्स ही हैं, लेकिन इनके साथ बॉडी का कोई और पार्ट भी जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। यानी कि आवाज भी निकली और सर भी हिला, आवाज भी हिली और बॉडी भी हिली, और आपके लिम्स भी हिले। सो ये मुख्तलिफ कम्बिनेशंस के साथ जो है जब वोकल टिक्स आते हैं तो उनसे टॉरेट सिंड्रोम कहा जाता है। कहने का मकसद ये हुआ कि ये भी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है कि द प्रॉब्लम इज नॉट देयर, द प्रॉब्लम इज सर्टेनली नॉट देयर, यानी कि लैरिंक्स के साथ इसका ताल्लुक नहीं था। ताल्लुक जो था वो किसी और कंट्रोल के साथ था जो कि साइकोजेनिक ओरिजिन इसका हो सकता है, और अपने वोकल कंट्रोल्स को आप मिनिमाइज हो जाते हैं आपके वोकल कंट्रोल्स। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है जो कि म्यूटेशनल फॉलेस्टो है या जुवेनाइल वॉइस की सूरत में हमें नजर आता है। अब हमने पहले भी जिक्र किया कि मेल वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है और फीमेल वॉइस की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। लाइक वाइज पिच जो है वो खवातीन की हाई है, मर्दों की पिच कम है। मर्दों की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, औरतों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। एज अ रिजल्ट हम इनको जेंडरली बायस्ड कहना शुरू कर देते हैं, यानी कि खवातीन की एक मखसूस आवाज़ है, मर्दों की एक मखसूस आवाज़ है। हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एज के साथ, जेंडर के साथ, सोसाइटी के साथ, पर्सनैलिटी के साथ, बहुत सारी चीज़ें। तो व्हाट इज म्यूटेशनल फॉलिसिटो? म्यूटेशनल फॉलिसिटो एक ऐसी आवाज है जो कि एज और जेंडर से कंसिस्टेंट नहीं है। एज और जेंडर से जब कोई चीज, कोई आवाज कंसिस्टेंट नहीं होगी तो उसको हम कहेंगे कि ये म्यूटेशनल फॉलिसिटो है। फॉर एग्जाम्पल, मेल चाइल्ड और एडोलेसेंट एग्जिबिट इनअप्रोप्रिएट हाई वॉइस। एक मेल लैरिंक्स जो है, आपको बताया था कि लैरिंक्स डिसेंड्स, नीचे की तरफ ट्रेवल करता है एज वी ग्रो।
सो और सेकेंडली उसका साइज भी इंक्रीज करता है। तो ये दोनों चीजें मेल्स में जरा ज्यादा होती हैं और उसके नतीजे में उसकी आवाज जो है वो कंपैरेटिवली भारापन होता है, उसका लो पिच्ड वॉइस होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। लेकिन जिस दौरान ये सारे का सारा प्रोसेस हो रहा था, यानी कि लैरिंक्स नीचे की तरफ आ रहा था, साइज में ग्रो कर रहा था, लेकिन बच्चे की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि ही डजंट वांट टू चेंज हिज वॉइस। फिजिकली तो उसकी आवाज को अब चेंज होना चाहिए क्योंकि फिजिकल स्ट्रक्चर्स बदल गए, लेकिन वो अपनी आवाज को रिटेन रखना पड़ चाहता है और वो पुरानी वाली आवाज जो है उसको यूटिलाइज करना चाहता है और अपनी आवाज को ग्रूम नहीं करता जैसे कि उसकी बॉडी ने ग्रूम किया है। दिस इज व्हाट म्यूटेशनल फॉलेसिटो इज। और ये वाली जो आवाज है ये हाई पिच्ड वो आवाज होगी, यानी कि एक मेल जो कि एडोलेसेंस से निकल कर एडल्टहुड की तरफ मूव कर रहा है, उसकी जो आवाज है वो उसके साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर पाता अपनी बॉडीली चेंजेस के साथ। लिहाजा नतीजा ये निकलता है कि हम उसको एक इन अप्रोप्रिएट वॉइस के तौर पर पहचानते हैं कि है तो वो मेल लेकिन उसकी आवाज हाई पिच्ड है। और सेम इज द केस विद फीमेल्स एज वेल। तो फीमेल की आवाज जब इस किस्म की होगी तो उसको हम जुवेनाइल वॉइस कहते हैं। तो जुवेनाइल वॉइस के अंदर क्या आता है कि फीमेल कंपेनियन टू म्यूटेशनल फॉलेसिटो, वुमेन मेंटेन अ चाइल्ड लाइक वॉइस इनटू द एडल्टहुड। अब यहाँ पर भी यही होता है कि खवातीन जो हैं वो भी अपनी आवाज को चेंज नहीं करती, हालांकि उनका लैरिंग्स जो है वो बच्चों से बड़ा हो चुका है। उनका लैरिंग्स एज कंपेयर टू चिल्ड्रन नीचे की तरफ ट्रेवल किया उसने, लेकिन अभी भी कुछ खवातीन जो हैं वो बचपने वाली आवाज को मेंटेन रखना चाहती हैं। नाउ दिस इज जुवेनाइल वॉइस। तो अगर मेल्स की बात होगी तो म्यूटेशनल फॉलेसिटो और खवातीन की बात होगी तो जुवेनाइल वॉइस। दोनों केसेस में आपने देखा कि जो आपकी एज और जेंडर के मुताबिक आपकी आवाज थी, आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। सो आई आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। और इसके अंदर हमें एक चीज नजर आ रही है, दिस इज ए लैरिंजियल कम्युनिकेशन। जैसा कि जब हम डिसऑर्डर्स की जिक्र कर रहे थे तो हमने अब्यूजेस का जिक्र किया, फिर हमने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का जिक्र किया, फिर हमने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का जिक्र किया। बिल्कुल इसी तरह का एक और कंडीशन है जिसमें बाज़ औक़ात लैरिंग्स को कंप्रोमाइज कर दिया जाता है फॉर टू सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन। फॉर एग्जांपल कैंसर के केस में अमूमन लैरिंग्स को कंप्रोमाइज किया जाता है, कभी उसको पार्शली रिमूव किया जाता है, कभी उसको टोटली रिमूव किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि सर्जन की प्रैक्टिस फिलोसफी क्या है। सो बाज़ औक़ात एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स की जाती हैं, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल की तरफ जाया जाता है। सो इन तमाम सिचुएशन के अंदर लैरिंग्स जो है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। लैरिंग्स के इस तरीके से कंप्रोमाइज होने से लैरिंग्स अपना काम नहीं कर सकता। और प्राइमरी काम लैरिंग्स का जो था वो था फोनेशन का। सो फोनेशन जो है वो एक उसकी एट्रीब्यूट था लैरिंग्स का, लेकिन जब लैरिंग्स खुद ही कंप्रोमाइज हो गया तो वॉइस भी कंप्रोमाइज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर अब आपको एक ऐसी कम्युनिकेशन सीखनी पड़ेगी जो कि ए लेरेंजियल कम्युनिकेशन होगी, यानी अब आप लैरिंग्स से नहीं बोलेंगे बल्कि किसी और जगह से बोलेंगे। और ये जो किसी और जगह का मैंने रेफर किया, सो एट टाइम्स हम इसोफेजियल स्पीच की प्रैक्टिस करते हैं और एट टाइम्स हम अपने साथ नॉइस क्रिएट करने के लिए या वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल लैरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज लैरिंग्स जो है वो बजाते खुद जो है अवेलेबल नहीं रहा। यहाँ पर एक और जो चीज़ सीखने वाली है वो ये कि बाज़ औक़ात न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि वोकल कॉर्ड्स एडक्टेड पोजीशन में आकर स्टक हो जाते हैं, दे कैन नॉट बी ओपन, एज अ रिजल्ट द पर्सन कैन नॉट ब्रीथ। तो ट्रिक्योस्टमी का प्रोसेस किया जाता है। अब वो ट्रिक्योस्टमी की वजह से जब ट्रिक्योस्टमी कर दी तो अब तो लैरिंग्स से फोनेशन पॉसिबल ही नहीं रही। तो ऐसी सूरत हाल में नाउ यू नीड समथिंग लाइक अ लैरिंग्स जो कि वाइब्रेट करे, जिसकी जिसकी वाइब्रेशन को इस्तेमाल करके आप कुछ ना कुछ आर्टिकुलेट कर सकें। लिहाजा ये कुछ कंडीशंस हैं जिनका कि हम जिक्र करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेक्योस्टमी क्या है? ट्रेक्योस्टमी when respiratory system is compromised, mechanical ventilation and respiration is, so ट्रेक्योस्टमी की एक मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूनिट है। एक ऐसा एक ऐसी वेंटिलेशन है जो कि जरूरी है, एक ऐसी एक ऐसी वेंटिलेशन है जो कि ज़रूरी है इंसान के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ये रिस्पायरेशन को इंश्योर करेगी। सो ट्रिक्योस्टमी है क्या?
ट्यूब इज इंसर्टेड थ्रू द नेक डायरेक्ट इनटू द लंग्स। तो वो जो नेजल पैसेज और जो ओरल पैसेज था, जो नेजल और ओरल पैसेज था, उसके नतीजे में, उसके कंप्रोमाइज होने के नतीजे में अब आपको एक ट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा जो कि ट्रेकियोस्टमी ट्यूब कहलाती है। अनेबल टू टॉक बिकॉज एयर इज नॉट गोइंग ओवर द लैरिंग्स। अब आपको ये समझ आ गई कि वो क्यों नहीं बोल सकता। वो इसलिए नहीं बोल पाएगा क्योंकि एयर जब तक लैरिंग्स में से नहीं गुजरेगी, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं करेंगे। जब वाइब्रेट नहीं करेंगे तो फोनेशन नहीं होगी, फोनेशन नहीं होगी तो स्पीच नहीं होगी। लिहाजा लिहाजा अब उसके लिए एक ऑल्टरनेट ऑप्शन की जरूरत थी। तो चाहे वो एक वाइब्रेटर के तौर पर उसको एक वाइब्रेशन से उसकी स्पीच को रीइंफोर्स किया जाए, या फिर पैसिमियो ट्रेकियोस्टमी स्पीकिंग वॉल्व। देयर दीज आर स्पेशलाइज्ड वॉल्व्स। जो वॉल्व्स ये करते हैं कि एडल्ट्स या बच्चों में जब वो वेंटिलेटेड होने के बावजूद, यानी वेंटिलेटेड से मुराद यानी उनकी ट्रेकियोस्टमी की गई है, उसके साथ साथ एक वॉल्व उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। और वो वॉल्व बेसिकली दो काम करते हैं। तो कभी तो वो रिस्पायरेशन को सपोर्ट कर रहा होता है और कभी जो है वो फोनेशन को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप उसको ब्लॉक कर देंगे तो वो फोनेट करेगा, और अगर आप उसको ब्लॉक नहीं करेंगे तो वो रिस्पायरेशन करेगा। लिहाजा वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारा क्यों किया गया, बिकॉज लैरिंक्स वाज कंप्रोमाइज्ड, और उसका जो ओपनिंग और क्लोजन का जो एलिमेंट था जिसकी वजह से रिस्पायर कर रहा था इंसान, वो कंप्रोमाइज हो गया था। अब ये जो ट्रेकियोस्टमी वॉल है, ये जो लंग्स की एयर है उसको शिफ्ट करता है टुवर्ड्स द एसोफेगस। और एसोफेगस से होती हुई आवाज जब बाहर निकलती है तो एक ट्रांस एसोफेजियल पंक्चर से जब ये आवाज ट्रांसमिट होती है फ्रॉम द रिस्पायरेटरी चैनल टू द एसोफेगस, तो उसमें से निकलते हुए वो साउंड में कन्वर्ट हो जाती है, वाइब्रेशन होती है, और जिसको के यूटिलाइज किया जाता है और आर्टिकुलेशन का प्रोसेस अमल में आता है। सो ट्रेकियोस्टमी तो लाइफ सर्वाइवल के थी, जिंदगी को इंश्योर करने के लिए थी, बिकॉज अदरवाइज द पर्सन वुड हैव डाइड। लेकिन उसकी अब रिहेबिलिटेशन कैसे की जा रही है, आपने उसको वाइब्रेटर दे दिए नंबर वन, या फिर आप दूसरा उसकी सपोर्ट ऐसे करेंगे कि आपको पैसिमियो ट्रेकियोस्टमी स्पीकिंग वॉल जो है वो जब दिया जाएगा तो उसके से भी आप उसको बेनिफिट कर सकते हैं। सो लैरिंक्स की लैरिंजियल कैंसर की जो लैरिंजेक्टमी का जो बेसिक रीजन है वो अमूमन लैरिंजियल कैंसर्स होते हैं। और उसका रीजन आपको जानते ही हैं कि टोबैको या अल्कोहल यूजेज है, या न्यूट्रिशनल इनएडिक्वेसीज है। कुछ सोसाइटीज में, कुछ एरियाज में, कुछ कल्चर्स में ये चीज़ ज़्यादा है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो इसमें सिग्निफिकेंट इंडिकेशन है वो ये है कि एक इंसान की आवाज़ जो है वो होर्स हो जाती है। द वॉइस टेंड टू गेट होर्स। और वो होर्सनेस किस लिए है? बिकॉज वो जो लैरिंग्स वोकल कॉर्ड्स के पास लैरिंग्स के अंदर ग्रो कर रहा था, वो एक बल्क रखता है, वो एक वेट रखता है, वो एक वाइब्रेटिंग बॉडी बन जाती है। और जब कभी एक इंसान बोलने की कोशिश करता है तो जहां लैरिंग्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं वहां पर ये आउट ग्रोथ्स या ये जो लेरेंजियल ग्रोथ्स हैं ये भी जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। नतीजा क्या निकलता है? नतीजे के तौर पे आपको आवाज की जो होर्सनेस है वो आपको शदीद सुनाई देती है, और आप हस्कीनेस उसकी आवाज में और फिर होर्सनेस आपको महसूस होती है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट यही था कि वो जो भी मेलिग्नेंट ग्रोथ थी उसको आपने रिमूव करना है। अब वो कितनी बड़ी ग्रोथ थी, किस कदर आपने लैरिंग्स को, बिकॉज जब जैसे ही आप उस मेलिग्नेंसी को रिमूव करेंगे, अब लैरिंग्स जो कैंसर है उसकी कौन सी स्टेज है, कितना वो पेनिट्रेट कर चुका है, इट डिपेंड्स अपॉन द कैंसर इटसेल्फ। तो आप जब उसको रिमूव करते हैं तो बाज़ औक़ात लैरिंग्स भी कंप्रोमाइज हो जाता है। दैट इज वेयर यू विल फाइंड आउट कि पैसिव वॉल था वो भी, उसकी भी यूटिलाइजेशन आपको नजर आएगी, और वाइब्रेटर्स जो एक्सटर्नल वाइब्रेटर्स हैं वो भी नजर आएंगे। सो I would like to conclude my session here, or I encourage you to ask questions if you have got any. So please, अगर आपको सवाल करना चाहें तो you can ask me.